जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विराम कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हो एंगल ऑफ रिपोज। तो देखोगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक आनत तल की। आनत तल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? तो आनत तल उसको कहते हैं भाई, यानी क्षैतिज के साथ अगर कोई दूसरी तल क्या हो, किसी कोण पे हो, तो उस तल को हम लोग क्या कहते हैं? आनत तल कहते हैं। अब देखो विराम कोण के लिए जब देखना होगा तो हम क्या देख लेंगे कि ये जो हमारी आनत तल है, ये आनत तल है। आनत तल पे हम किसी पिंड को रख दिए हैं। क्लियर? आनत तल पे जब आप क्या किए हो, किसी पिंड को रखे हो, तो देखो यहाँ पे विराम कोण किसको कहोगे? यानी क्षैतिज तल और आनत तल के बीच का वह कोण जिसमें आनत तल पे रखी पिंड क्या हो? फिसलने ही वाली हो। फिसलने लगेगी तो विराम कोण नहीं होगा। फिसलने से पहले का जो कोण होता है उसी को हम विराम कोण कहते हैं। यानी मान लो यहाँ पे क्या किए, ये आनत तल हो गया, ये क्षैतिज हो गया, ये क्षैतिज के साथ इतना कोण बन रहा है। अब यहाँ तक ये क्या किया, जो मार्कर है ये नहीं फिसल रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम क्या किया, कोण के मान को बढ़ाते गए, ये मार्कर क्या हुआ? मूव करने लगा, यानी फिसलने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि जितने पे वो नहीं फिसल रहा था वहां तक, या कह सकते हो कि जब वो फिसलना प्रारंभ किया, जस्ट उसके पहले का जो कोण था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम कोण कहते हैं। तो मान लिए कि क्षैतिज और आनत तल के बीच का ये जो कोण है आपका अल्फा है, और ये अल्फा जो कोण है यही इसका क्या है? विराम कोण है। और इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल आनत तल पे रखी हुई है, इसका द्रव्यमान कितना है? यम है। जब इसका द्रव्यमान यम है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? इसका जो भार होगा ये नीचे की तरफ कार्य करेगा। क्लियर? और ये जो तल है इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? ये ऊपर की तरफ, यानी कि तल के लंबवत कार्य करेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा? जो तल होती है उसके लंबवत। अगर ये तल है, इस पे रखे हुए हैं, तो इसका भार तो नीचे की तरफ कार्य करेगा, लेकिन ये मेरे हैंड का जो तल का है, तल की बात करें, ये हैंड है, तो इसके क्या होगा? लंबवत ऊपर की तरफ होगा। अगर इसको हम ऐसे कर दिए तो इसका भार तो नीचे ही की तरफ होगा, लेकिन इसका जो क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, जिसको हम लोग आर कर रहे हैं, ये क्या होगा? इसके लंबवत इधर की तरफ होगा। ठीक है? तो इस अवस्था में देखोगे यहाँ पे क्या होगा? कितने बल कार्य कर रहे हैं? यहाँ पे देख लो कि जो पार्टिकल है इस पे कितने बल कार्य करेंगे। यानी पार्टिकल है यहाँ पे अभी गति नहीं कर रही है, तब इसका जो भार होता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल होती है वो तल के लंबवत ऊपर की तरफ कार्य करती है। अब यहाँ पे mg के दो घटक मिलेंगे, और mg के दो घटक क्या होंगे? देखो ये अल्फा कोण है, तो इसके बीच का कोण भी क्या होगा? अल्फा ही होगा। ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा? दो mg के दो घटक होंगे, एक तल का लंबवत घटक है और एक तल का क्षैतिज घटक होगा। क्लियर? और क्षैतिज घटक नीचे की तरफ होगा। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई? ये जो बन रहा है यहाँ पे क्या करो, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर इसके लिए मानना हो तो ये इसी पे ले लो। हम इसको मान लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? सी पॉइंट। तो यहाँ पे क्या ले लोगे? समकोण त्रिभुज किसमें भाई? ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक बार आप ले लो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर होता है आधार, आधार क्या है? ए बी, और कण क्या है भाई? ए सी। तो आप लिखोगे ए बी बाई ए सी, और ए बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ए सी का मान दिया है कितना? एम जी। तो आप लिखोगे ए बी अपान एम जी। एम जी को ट्रांसफर कर दो तो ये मिलेगा आपको ए बी इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। क्लियर? अब देखो ए बी डायरेक्शन में जो एम जी का घटक है, जिसको कहोगे तल का कौन सा घटक भाई? लंबवत घटक है। तल का लंबवत घटक जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल को संतुलित करता है, जिससे ये पिंड क्या होती है? लुढ़कती नहीं है। ठीक है? तो ये होगा आपका एम जी कॉस अल्फा। क्लियर? अब यहां पे एक बार आप ले लो साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होता है? लंब की बात करें, लंब है बीसी, आप लिखोगे बीसी बाई ए सी। ए सी मीन्स एम जी। अब आपको यहाँ पे बी सी का वैल्यू मिल गया कितना? एम जी साइन अल्फा। अब बता दो एम जी साइन अल्फा। अब देखो बी सी किस डायरेक्शन में भाई? नीचे की तरफ, यानी कि इस पिंड को नीचे की तरफ जो खींचने का काम करता है वो बल क्या है? एम जी साइन अल्फा है। क्लियर? तो देखो इस पे कितने बल कार्य कर रहे हैं?
एक तो आपका नीचे की तरफ कार्य किया mg किया, और mg के दो घटक हैं, एक mg cos अल्फा है और mg क्या है, sin अल्फा है। तो mg cos अल्फा क्या होता है, इस तल के लंबवत नीचे की तरफ होता है, जबकि mg sin अल्फा क्या होता है, इस तल के क्षैतिज दिशा में नीचे की तरफ। यानी mg cos अल्फा अविलंब प्रतिक्रिया बल को संतुलित करता है, जबकि mg sin अल्फा नीचे की तरफ जब बढ़ेगा, तो जब नीचे की तरफ कोई भी पिंड बढ़ेगी तो जो उसका सीमांत घर्षण होता है वो किधर की तरफ, ये पीछे की तरफ कार्य करता है, जिसको आप घर्षण कहो या सीमांत घर्षण, जिसको एफएस कह सकते हो या स्थैतिक घर्षण कह सकते हो। तो एफएस इज इक्वल टू क्या होगा, ये मिलता है म्यू एस इंटू आर। आपको बताया गया है कि जो स्थैतिक घर्षण होता है वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक और क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर, चलो ये तो इतना क्लियर हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देख लोगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यानी R इज इक्वल टू, आपको बताओ जब तक ये विरामावस्था में है, विरामावस्था में गति नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या जीरो होगा, तो इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य मिलेगा। यानी आप R को संतुलित करेगा mg cos अल्फा, यानी आप लिखोगे R इज इक्वल टू mg cos अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। और जो mg sin अल्फा इस कौन इसको संतुलित करेगा भाई, यानी ये mg नीचे खींच रहा है, लेकिन सीमांत घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण कह सकते हो, ये ऊपर की तरफ है, जो इसको क्या कर रहा है, फिसलने से रोक रहा है। और इसका जो मान होता है इन दोनों तलों के खुरदुरेपन पे डिपेंड करता है। एक खुरदुरापन जितना नहीं कि जितना ये खुरदुरा होगा, तल का सतह जो होता है जितना खुरदुरा होगा, इसका मान उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, तो आप यहां से क्या लिखोगे, ये लिखोगे एफ एस इज इक्वल टू, ये होगा mg साइन अल्फा, और एफ एस का वैल्यू कितना है, ये है म्यू एस इंटू आर इज इक्वल टू, ये होगा mg साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। और हमको ज्ञात करना है भाई क्या, ये विराम कोण की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, अब यहां से लिख सकते हो समीकरण 2/1 से, 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 आपका कितना है, म्यू एस इंटू आर अपान क्या होगा आर, इज इक्वल टू में इसका देखो mg साइन अल्फा अपान क्या मिल जाएगा, mg cos अल्फा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या नोट करोगे आप, mg cos अल्फा नोट करोगे, तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा। देखो r से r कैंसिल हो गया, इसमें mg से mg मर गया भाई, बचा क्या, ये बचा आपका म्यू एस इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई cos अल्फा, ये होता है tan अल्फा। देख लो आप यहां से क्या कह सकते हो, ये आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है विराम कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट के इक्वल्स होता है। म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, लेकिन हम लोग घर्षण कोण भी पढ़ चुके हैं, तो घर्षण कोण में आप जानते हो, नोट में लिख सकते हो। यहाँ पे नोट में क्या लिखोगे कि है, आप तो जान गए म्यू एस इज इक्वल टू क्या मिला, tan अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है आपका विराम कोण है, और ये आप ये भी जानते हो म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, जहाँ tan थीटा क्या होता है जी, घर्षण कोण होता है। कौन सा कोण होता है, घर्षण कोण, यानी म्यू एस दोनों के बराबर है। यानी कि कह सकते हो जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है वो क्या होता है, घर्षण कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है, और स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है विराम कोण के स्पर्शजा के बराबर होता है। यानी आप यहां से दोनों का कंपेयर करोगे तो ये मिलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। यानी आपको ये मिल गया कि अगर हम बात करें तल की, एक ही आनत तल है, उसी को हम लोग क्षैतिज में रख लें, तो ये क्या होगा, उस अवस्था में इसका घर्षण कोण और क्या होगा, ये विराम कोण, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो घर्षण कोण और विराम कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई संदेह है क्या? चलो, अगर इसको समझ जाते हो तो इस पे बहुत अच्छा आंकिक प्रश्न बनता है, और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि जब ये पिंड नीचे की तरफ गति करेगी या, और इसको चाहे कह सकते हुए ऊपर की तरफ क्या करें, हम इसको खींचें, तो इसमें कौन सा इक्वेशन बनेगा, कैसा क्रिया करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा आपके लिए, विराम कोण। ठीक है, चलो।